राहुल गांधी का एक बड़ा भारी बयान और कहना, बयान में कहूं कि उनकी अनभिज्ञता, या वो देश को नहीं जानते, देश के स्ट्रक्चर को नहीं जानते, या वो देश के स्ट्रक्चर को पसंद नहीं करते, या फिर उनके विचार कुछ दूसरे हैं। उनका परिवार जो करता रहा उस करने को ही वो यहाँ कंटिन्यू रखना चाहते हैं, जो अब आते आते समय 70 वर्ष होने के बाद अब वो संभव नहीं है। पिछले 73 वर्षों में जो बोया गया उसको हम काट रहे हैं। पाकिस्तान के रूप में काटा, आतंकवाद के रूप में काटा और बहुत कुछ। अब उसको अगर बदलना है तो उसी पद्धति से, जिस पद्धति से ये बिगाड़ा गया, उसी पद्धति से उसको सुधारना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मौलाना आजाद जो पहले शिक्षा मंत्री बने भारत के, वो मदरसा छाप थे। वो कभी स्कूल नहीं गए और ना ही उनको स्कूल की नॉलेज थे। वो एक अरेबियन थे, भारत के मुसलमान भी नहीं थे, वो एक अरेबियन थे। उनके पिता को तब भारत में शिफ्ट किया गया जब 1857 के बाद मुगल शासन समाप्त हो गया जड़ से और अंग्रेजी शासन शुरू हो गया। तो मुगल शासन कैसे स्टैब्लिश किया जाए, इसके लिए मौलाना आजाद के फादर को यहां स्टैब्लिश किया गया। और मौलाना आजाद ने बहुत सारे रोल 1906 की मुस्लिम लीग बनाने में किया। और उसके बाद मौलाना आजाद नेहरू जी को चिपक गए और नेहरू जी को चिपकने के बाद शिक्षा मंत्री बन गए। यानी कि जो मदरसे में पढ़ा हो, उसको शिक्षा की नॉलेज ना हो, वो भारत का शिक्षा मंत्री। उसने जो बीज बोने शुरू किए, अगर आप मौलाना आजाद की आत्मकथा को पढ़ेंगे, मौलाना आजाद की स्टोरी को पढ़ेंगे, तो लास्ट चैप्टर जो बाद में जोड़ा गया, वो उन्होंने कहा था इसको पब्लिश मत करना। और 50 वर्ष के बाद, 40 वर्ष के बाद भारत एक इस्लामिक राष्ट्र की तरफ बढ़ चुका होगा। इसके लिए उनके अपने स्वयं के स्टेटमेंट हैं। क्यों बढ़ चुका होगा? क्योंकि उन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था में बोया होगा वही तो भारत काटेगा। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मनी पूजनी गुरु जी ने एक विद्यालय स्टैब्लिश किया हरियाणा में। गीता विद्यालय के नाम से उसका नाम रखा गया 1946 में, कि भाई शिक्षा प्रणाली में कैसे किया जाए। कुरुक्षेत्र मतलब गीता स्कूल उसको कहा गया कुरुक्षेत्र का, और उस स्कूल को बैन कर दिया गया 1948 में। उसके बाद 1952 में नानाजी देशमुख, हम सब जानते हैं नानाजी देशमुख भारत के लिए कितना बड़ा नाम है, राष्ट्रवाद का नाम है। उनको मोदी सरकार ने अभी भारत रत्न से भी नवाजा है। उन्होंने 1952 में गोरखपुर में एक सरस्वती शिशु मंदिर नाम का विद्यालय बनाया। और इस प्रकार संघ ने अपने प्राइवेट विद्यालय बनाने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि मौलाना आजाद सरकारी विद्यालय में थे, सरकारी सिस्टम में थे, और सरकारी सिस्टम कहां ले जा रहा था देश को, ये समझ में उस समय ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आ गया। उन्होंने अपने विद्यालय बनाने शुरू कर दिए। उन विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ने शुरू हुए, अभी मैं अगर डेटा की बात करूं तो लगभग इस समय का एक अनुमान है कि 25,000 से 30,000 विद्यालय संघ के हैं, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। सामान्यतः वो सरस्वती शिशु मंदिर, सरस्वती विद्या मंदिर, केवल विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, ऐसे विद्यालयों का नाम है। आपको पूरे देश में वो श्रृंखला मिल जाएगी और आपको बहुत बड़ा अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो नो प्रॉफिट पर काम करने वाले विद्यालय हैं। और पूरे देश में, संसार में किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के पास इतनी बड़ी श्रृंखला विद्यालयों की नहीं है, इतने बड़े स्तर पर स्कूल नहीं चलाते। लगभग 50 लाख बच्चे पढ़ते हैं और लगभग 25,000 विद्यालय हैं। ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों मिलाकर मैं बात कर रहा हूं। एक तो एफिलिएटेड होता है और शिशु मंदिर रहता है जिसका एफिलिएशन की जरूरत नहीं पड़ती। उन दोनों को मिलाकर मैं कह रहा हूं कि 25,000 के लगभग विद्यालय हैं। कुछ लोगों का अनुमान है कि 30,000 35,000 भी क्रॉस कर रहे हैं। एकल विद्यालयों की अगर बात करें तो देश में 1.5 से 2 लाख एकल विद्यालय हैं जहां सांस्कृतिक शिक्षा दी जाती है। यानी कि अगर हम एकल विद्यालय और सभी प्रकार के संघ के विद्यालयों की बात करें तो लगभग 2 लाख विद्यालय पूरे देश में है। अब इन विद्यालयों में सिखाया क्या जाता है? सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर सन 1977 में रेगुलेट हुआ। 1977 में रेगुलेट कैसे हुआ कि जब बहुत सारे विद्यालयों की श्रृंखला हो गई तो वो सब एक से चलें, एक सी शिक्षा व्यवस्था हो, एक सा वहां सिस्टम हो, उसके लिए 1977-78 में उसको एस्टेब्लिश किया गया। फिर वो रेगुलेशन में आ गए और एक संस्था जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली और लखनऊ में है, उसने, यानी कि जो भारतीय विद्या भारती जिसको कहते हैं, अखिल भारतीय विद्या भारती या भारतीय विद्या भारती उसको कहते हैं, विद्या भारती इन शॉर्ट कहते हैं, उसने इन सभी को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। इन स्कूलों में 12,000 से ज्यादा
मैं कहूं केवल उत्तर प्रदेश की बात कहूं तो केवल उत्तर प्रदेश में 12,000 से ज्यादा मुस्लिम और क्रिश्चियन स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। और पूरे देश में एक अनुमान है कि 50,000 से ऊपर, 50 लाख बच्चों में लगभग 50,000 से ऊपर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं। और ये जो मुस्लिम बच्चे हैं ये कोई पढ़ते नहीं है केवल, इन्होंने टॉप भी किए हैं। जैसे मैं अगर एक जनरल बात कहूं तो असम का एक विद्यालय है शिशु निकेतन। शिशु निकेतन में सरफराज नाम के बच्चे ने 10वीं में पूरा असम टॉप किया। ऐसे ही झारखंड में ये विद्यावारिधी के स्कूल में 10 बच्चों ने टॉप किया, स्टेट टॉप किया। शिशु मंदिर से ही पढ़ी एक छात्रा सारिका जैन जो आईएएस है, उसने कहा कि मेरे जो संस्कार मिले उन संस्कारों की वजह से ही मैं इस उच्च पद पर हूं। और असम में एक विद्यालय शंकरदेव शिशु निकेतन, 10 में से 8 बच्चे, उसमें भी कई एक मुस्लिम्स। बंगाल में ऐसे प्रकरण हैं, देश में ऐसे प्रकरण हैं। मैं एक छोटे से जिले की अगर बात करूं तो एक जिला बहुत छोटा सा, बहुत पिछड़ा हुआ, पिछड़ा शायद हम इसलिए कहेंगे कि सलमान खुर्शीद वहां से रिप्रेजेंटेशन करते रहे, खुर्शीद आलम खां उनके पिताजी वहां से रिप्रेजेंटेशन करते रहे और जाकिर हुसैन वहां से रिप्रेजेंटेशन करते रहे, और फर्रुखाबाद बहुत पिछड़ा जिला बना रहा। आज भी बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन फर्रुखाबाद जिले से नहीं। मेरे को इसलिए अनुभव आया क्योंकि श्री राम जन्मभूमि का जो निधि समर्पण अभियान था, मैं उसका अभियान प्रमुख बनकर यहां पर आया तो पता लगा कि कुछ विद्यावारिधी के स्कूलों में जहां पर हमने अपना केंद्र बनाया था, उस विद्यावारिधी के स्कूल के मैनेजमेंट से, जब रविशंकर जी वहां के मैनेजर थे, उनसे जब हमारी बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं था, लोकेशन भी बहुत अच्छी नहीं थी, देखने में बाहर से सो एक ऐसा विद्यालय जो लगता था कि हाँ एक विद्यालय है, लेकिन जब उन्होंने उसकी चर्चा की तो हैरत अंगेज रिजल्ट सामने आए। बताते हैं कि जिले में टॉप 10 में से 8 बच्चे उस विद्यालय से, 6 बच्चे उस विद्यालय से, और ऐसा कोई ईयर नहीं जाता लगभग जिसमें उस विद्यालय से टॉप नहीं करते। कमाल है कि एक विद्यालय जो देखने में सो लगता है, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा नहीं है, जिसमें ऐसा लगता है आचार्य जी धोती पहनकर, कुर्ता पैजामा पहनकर पढ़ाने आए हैं, उसमें अंदर घुसो तो ईंटों का वो चबूतरा बना हुआ है, ऐसा लगता है कि नहीं एक सरकारी बिल्डिंग भी इससे, सरकारी विद्यालय भी इससे अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास धन नहीं है, लेकिन वो मेरिट में आते हैं। 12वीं क्लास के और 10वीं क्लास की जो मेरिटें बनती हैं, उन मेरिटों में जिले में टॉप रहता है और ऊपर भी मेरिट में जाता है। मैं दूसरे विद्यालयों की बात करूं तो कानपुर में अगर हम कहते हैं कि ये बीएनएस शिक्षा निकेतन है, आप सभी ने देखा होगा कि वो स्टेट में उसके 20 में से 10-12 टॉप रहते हैं, यानी कि रैंकर्स रहते हैं। इसी प्रकार के दूसरे विद्यालय भी कानपुर में बने हुए हैं। कानपुर में इसलिए बता रहा हूं कि कानपुर मेरा कार्यक्षेत्र रहा है। वहां अगर हम कहें कि मोतीलाल खेड़िया नाम का विद्यालय है, अगर हम कहें कि वहां पर जुगल देवी नाम का विद्यालय है, वहां हम कहें जय नारायण नाम का विद्यालय, ये ऐसे विद्यालय हैं जिनमें टॉपर्स पैदा होते हैं और जिनकी पब्लिसिटी नहीं होती, जिनको लोग बहुत कम जानते हैं, और उनकी पहचान सिर्फ उनकी बिल्डिंगों से नहीं हो रही, उनकी पहचान किसी और कारण से नहीं हो रही, उनकी पहचान उनके टॉपर से हो रही है, उनमें पढ़े हुए बच्चे जो सांस्कृतिक रूप से स्ट्रांग होते हैं उनसे हो रही है। मैं ऐसे सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो टॉप पोस्टों पर बैठे हुए हैं और वो विद्यावारिधी से पढ़े हुए हैं। एक मुस्लिम जो वहां पर पढ़ता है, जैसे मैंने सरफराज का नाम बताया, एक मुस्लिम जो असम में पढ़ता है वो असम में टॉप करता है। क्या यह गौरव करने की बात नहीं है? खास बात विद्यावारिधी की यह है कि जो उनके बच्चे कहते हैं पूरे देश में कि हम स्कूल की जो सिलेबस है, हम मदरसों की तरह नहीं पढ़ते। राहुल गांधी उसको पाकिस्तान के मदरसों की तरह उसका कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि जैसे पाकिस्तान के मदरसों में जिहादी, हालांकि राहुल गांधी को पता है कि पाकिस्तान के मदरसों में जिहादी पैदा होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के मदरसों में तो संत पैदा होते हैं, ये राहुल गांधी जानते हैं। लेकिन हिंदुस्तान के विद्यावारिधी के विद्यालयों में जो पूरे देश भर में शांतिपूर्वक काम करता है, बिना पब्लिसिटी के काम करता है, उसकी कोई पब्लिसिटी नहीं, आप कोई पेपर ये वो कुछ नहीं देखेंगे उनमें, वो कहते हैं इसमें आतंकवादी पैदा होते हैं, इसमें जिहादी पैदा होते हैं।
खास बात क्यों ऐसा वो कहते हैं? क्योंकि उनकी जो मानसिकता है भारत को तुष्टीकरण की राजनीति की, भारत को किसी और ले जाने की, मौलाना आजाद की पॉलिसी को आगे बढ़ाने की, मौलाना आजाद की शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने की, इसीलिए उनके बाप दादाओं ने ज्यादातर शिक्षा मंत्री भारत में जिहादी मानसिकता के लोग या मदरसा छाप रखे। आप अगर देखेंगे शिक्षा मंत्रियों की लिस्ट उठाकर देखिए तो आपको पता लग जाएगा कि कांग्रेस के शासन में मोस्टली जो शिक्षा मंत्री रहे हैं वो सब मदरसा छाप रहे हैं या दूषित मानसिकता के रहे हैं। अब उनमें से अगर कुछ और नाम भी लेना चाहें तो इस समय के उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी के स्टेटमेंट आप देख सकते हैं कि उनको घुटन महसूस होती है। क्यों घुटन महसूस होती है? क्योंकि वो आतंकवादियों के जो संस्कार हैं उन संस्कारों को पसंद करने वाले लोग अब भारत में जब दूसरी बयार चल रही है, भारत में पढ़ने लिखने के साथ सांस्कृतिक विरासत भी हो रही है, विद्या भारती के स्कूल जहां संस्कृत में प्रार्थना होती है, जहां संस्कार सिखाए जाते हैं, घर में पैर छूकर अगर नहीं आओगे तो वहां पनिश किया जाता है, नाखून काट कर नहीं आओगे तो पनिश किया जाता है, वहां पारिवारिक व्यवस्था, वहां पर सांस्कृतिक व्यवस्था, वहां पूजा पाठ की व्यवस्था और भारत के वैभवशाली इतिहास पर लेक्चर्स होते हैं। स्कूल की शिक्षा, स्कूल का सिलेबस, उसके अतिरिक्त भी ये बातें वहां पर होती हैं। इसलिए मैं राहुल गांधी का जब स्टेटमेंट आया, हालांकि मुझे उस पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि राहुल गांधी तो ऐसा बोलने में माहिर हैं। हालांकि वो पिछले चुनाव में जनेऊ पहने घूम रहे थे लेकिन उस जनेऊ का भी उनको लाभ नहीं मिला, तो फिर से उसी ट्रैक पर आ गए जिस ट्रैक पर पहले वो उनके पूर्वज चलते रहे और उनको लगता है कि उनके पूर्वज जो करते रहे अगर हम वही करेंगे तो सत्ता में बने रहेंगे। उनके पूर्वज तोड़ो फोड़ो और राजनीति करो, हिंदुओं को तुष्टीकरण करो, हिंदुओं को किसी प्रकार से नीचा दिखाओ और बाकी का 15-20% वोट सीधा ले लो और वो वोट लेकर सरकार बना लो। ये उनका विचार रहा है। इसलिए इस प्रकार के लोग इस प्रकार के स्टेटमेंट देते हैं। शर्म करनी चाहिए राहुल गांधी को जो ये कहते हैं विद्या भारती के स्कूलों में आतंकवादी पैदा होते हैं। मैंने आपको विद्या भारती का इतिहास बताने का प्रयास किया। विद्या भारती के स्कूलों में जहां टॉपर्स पैदा होते हैं, जहां एडमिनिस्ट्रेटर्स पैदा होते हैं, वो देश के विभिन्न कोनों पर काम करके बिना किसी पब्लिसिटी के काम करते हैं। मेरे जैसे लोग जो विद्या भारती से बहुत ज्यादा नजदीक हैं, उसी प्रकार के विद्यालयों में जिन्होंने शिक्षा ली है, वो आपके सामने इलस्ट्रेशन हो सकते हैं। आप सबको वो ध्यान देना चाहिए। देश में विद्या भारती हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में स्कूल चलाते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी को एजुकेशन चलाते हैं, लेकिन आपको उनके को एजुकेशन स्कूलों में किसी भी प्रकार की कोई हरकत नहीं मिलेगी। उनके इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में भी वो चर्च का सलाम नहीं मिलेगा। उनके स्कूलों में संस्कार, सिलेबस के साथ संस्कार, और जिसको संस्कारित कर दिया जाएगा वो निश्चित रूप से सफलता की जो ऊंचाई है वो पाकर रहेगा। क्योंकि संस्कार से विरत करने, संस्कार से भटकाने के 50 साधन हमारे पास हैं, लेकिन संस्कार देने के अभी कोई विद्यालय, कोई साधन हमारे पास नहीं बचे। विद्या भारती उसमें एक प्रमुख भूमिका में है। इसलिए ये जो बच्चे हैं जो सांस्कृतिक रूप से स्ट्रांग हैं, जो भारतीय परंपराओं को जानते हैं, जो भारत के इतिहास को जानते हैं, भारत के वैभव को जानते हैं, इनसे राहुल गांधी को कष्ट होना स्वाभाविक है। और चूंकि राहुल गांधी को इनसे कष्ट होगा तो उनका इस प्रकार का स्टेटमेंट आना भी स्वाभाविक है। लेकिन यह देश जानता है कि राहुल गांधी को किस प्रकार से ट्रीट करना है और कैसे उनकी व्यवस्था करनी है। थैंक यू वेरी मच।